एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके स्वामी के.डी. दहिया जी ने कि चेतना का विकास प्राकृतिक रूप से कैसे होता है और एक साधक इसके लिए क्या कर सकता है। तो प्रश्न तो बहुत बेहतरीन है। मित्रों, इस विषय में जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो मैंने बहुत पहले कुछ लिखा था अपनी डायरी में, उसे ज्यों का त्यों एक तरह से पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाएं तो उनको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अध्यात्म वास्तव में पदार्थ से चेतना की यात्रा है। शरीर पदार्थ जैसा लगता है लेकिन पूरी तरह पदार्थ नहीं है। वहाँ भी एक बॉडी विजडम है और सबके शरीर एक ही जैसे लगते हैं फिर भी अलग अलग हैं। और दूसरा तल होता है मन का, जहाँ मोटे तौर पर तो मन एक जैसे ही लगते हैं, परंतु यदि सर्वाधिक भिन्नता किसी चीज़ में है दुनिया में तो वह एक तरह से मनोमय है। और तीसरा तल होता है आत्मा का या कहो चेतना का। वहाँ विरोधाभास दो आत्माओं में एक तरह से अंतर बिल्कुल नहीं है और पूर्ण जागरण होने पर तो दोनों पूरी एक जैसी हैं और आपस में जगत का एक तरह से सर्वाधिक गहरा संबंध लिए हुए हैं। और अंत में जब महापरिनिर्वाण घटता है, जो कि एक तरह से शरीर के बाद ही घटता है, शरीर में सिर्फ निर्वाण ही घटता है, वहाँ पर तो अंतर जो थोड़ा बहुत होता है वह भी एक तरह से गिरकर पूरी तरह वो दोनों एक हो जाते हैं, या कहो कि सिर्फ अद्वैत बचता है या महाशून्य ही बचता है। तो अब इसमें हम और आगे समझते हैं। चेतना के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में एक तरह से जो विकास की यात्रा चल रही है वो सारी की सारी पदार्थ के द्वारा ही चल रही है। और मनुष्य शरीर में चेतना पूर्ण विकसित हो सकती है, उसके हिसाब से उसके विकास के लिए प्रकृति ने पहले ही हमें एक तरह से एक सर्वाधिक जान सकने वाला यंत्र मस्तिष्क को दे दिया है। जैसे कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही प्रकृति माँ के शरीर में दूध बनने की प्रक्रिया शुरू कर देती है और वो सारे अंग वहाँ पहले से ही हैं। ऐसे ही प्रकृति ने हमें भी ये मस्तिष्क इस मनुष्य योनि में पहले से ही दिया हुआ है एक तरह से हमारे मोक्ष के लिए। और इस मस्तिष्क का चेतना विकास में पूरा सहायता लेती है एक तरह से। पहले चेतना पदार्थ जगत के विकास में सहायता लेती है, यानी प्रकृति को वश में करने में, उसका उपयोग करने में, और फिर स्वयं के जागरण में सहायता लेती है। और इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि पदार्थ जगत से ही धीरे धीरे विकसित होकर चेतना एक तरह से धीरे धीरे विकसित हो रही है, होती है, या कहें एक तरह से कि प्रकृति के अंदर से ही धीरे धीरे बाहर निकलकर एक तरह से अपना असली एक अलग पूरा स्वरूप प्राप्त करके फिर अनंत आकाश में एक तरह से विलीन हो जाती है, या कहो मोक्ष में चली जाती है। और इसे ही हम इवॉल्व ऑफ कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। और सब इसी को चेतना को ही करना है। बाहर सब साधन पहले से ही एक तरह से मौजूद हैं प्रकृति के अंदर। और यदि हम गौर से देखें तो ये इवोल्यूशन वाली जो थ्योरी है जगत में हर जगह चल रही है, पदार्थ में भी हो रही है। जैसा कि आपने जो लोग एआई के बारे में जानते हैं, मैंने भी पहले 2 वीडियो में इस तरह की बातें की हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो भी एक तरह से चेतना का ही एक अपना रूप है। क्वांटम फिजिक्स में भी आप लोगों ने सब ने पढ़ा होगा, मैंने भी बताया है कई वीडियो में, कि वहाँ पर भी यदि देखें तो हर इलेक्ट्रॉन एक तरह से होशपूर्ण पाया जाता है, कहो चेतना की वहाँ पर उपस्थिति मिलती है, क्योंकि देखने से अलग तरह से व्यवहार करता है, बिना देखने के देखे अलग तरह का व्यवहार करता है। तो चेतना एक सीमा तक पदार्थों से एक तरह से गुजर कर, या कहो कि कम चेतनाओं के जगत से गुजर कर धीरे धीरे सीखती है अपने कर्मों के द्वारा और एक तरह से विकसित होती है, यानी उसकी बुद्धि व होश दोनों धीरे धीरे बढ़ती हैं। लेकिन मनुष्य योनि में आने पर एक तरह से उसके विकास की जो यात्रा है, या कहो उसकी मात्रा है, वह संभावना है, या कहो
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वह एक प्रखर मस्तिष्क को एक तरह से उपलब्धता के कारण जो उसे मिल जाता है इस योनि में, और इससे बहुत जल्दी वो अपना विकास कर सकती है। वो कहो कि मस्तिष्क की जो एनालिटिकल नेचर है एक तरह से, उसके कारण से ही सब सीखती है। और फिर उसमें जो अब तक की यात्रा है उसमें सभी संग्रह के कारण भी जो हो जाते हैं, फिर वो अपने किसी भी स्वतंत्र निर्णय के कारण भी कुछ सीखती है। उस निर्णय के कारण अनेक अनेक प्रयोग कर सकती है, उनसे भी सीखती है। और अब वह एक तरह से अपनी होश व संवेदनशीलता के कारण भी इस योनि में अनुभव के द्वारा जो विकसित होते हैं उसकी होश संवेदनशीलता, फिर वो इनके कारण ही एक तरह से ऊपर के तलों से भी या कहूँ परमात्मा से भी एक तरह से आए जो संदेश हैं उनसे भी सीखती है। उसकी कृपा को भी, यूनिवर्स की कृपा को भी अपनी ओर आकर्षित करती है और उससे भी एक तरह से बहुत लाभ लेती है। तो इस पर मैंने भी थोड़ा बार बार अध्ययन किया है एक तरह से, और अपने अनुभव में ऐसा पाया है कि मेरा जो एक तरह से सूक्ष्म शरीर है या कहो मन है, उसे अगर एक शब्द में कहें, वो जो भी सीख रहा है सब का सब शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही सीखता है, शरीर के अनुभव के द्वारा ही सीख रहा है। यानी शरीर के अंदर ब्रेन है कहो, उसके द्वारा सीख रहा है या बॉडी के द्वारा सीख रहा है, और फिर वहीं से विकसित होकर धीरे धीरे एक तरह से एक मुक्तपन और स्थिरता कहो, ये एक तरह से एक होश की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये सब मैंने खुद अनुभव किया अपनी एक तरह का लंबे की यात्रा में, और ये पाया है कि शरीर के गड़बड़ होती सब एक तरह से गड़बड़ हो जाता है। तो मतलब तो एक तरह से संक्षेप में इसका यही आता है उभर कर कि सूक्ष्म शरीर जो आ रहे हैं हमारे, जो विकसित हो रहे हैं, यही एक दिन पूर्ण विकसित होकर चेतना कहलाते हैं, और एक तरह से सच में ये ही मुक्त होते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ी बात आती है जिसे हम कहते हैं कि आत्मा है हमारे अंदर। तो सच में ये जो हमारे ये सूक्ष्म शरीर हैं, यही अब तक इतने विकसित हो चुके होते हैं कि ये एक हैपन को महसूस करने लगते हैं। उस हैपन को ही हम एक तरह से आत्मा समझते हैं, जो कभी सच में पूरी विकसित हुई नहीं होती है। और पशुओं में ये बात भी नहीं होती है क्योंकि उनके सूक्ष्म शरीर इतने विकसित होते ही नहीं। और सारी बात तो सिर्फ एक शब्द में कहें तो असली यही है कि अपने अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान होता है एक तरह से, वही एक तरह से व्यक्ति की शक्ति होती है, या कहो वही एक तरह से उसका ज्ञान होता है, या वही अगले विकास में एक तरह से काम करता है। तो ये तो मैंने एक तरह की बातें जो कहीं लिखी थी वो मैंने पढ़ी हैं। अब मैं थोड़ा और दूसरी भी मैंने कुछ लिखे हैं वो भी पढ़ता हूँ। तो इसको हम एक दूसरे तरह से भी देखते हैं कि चेतना हर अणु में भी गतिशील है, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में मौजूद है। ये बार बार वैज्ञानिक प्रयोगों में भी सिद्ध हो चुका है, अभी भी हमने बात की है। और फिर धीरे धीरे योनि के विकास क्रम में, यानी पदार्थ में भी पूरी तरह से है वो इलेक्ट्रॉन्स, और फिर धीरे धीरे अनेक अनेक योनियों के विकास क्रम में होता क्या है उसमें, जिसे हम विकास कहते हैं सच में, वो उसके चेतना के कंपन कम होते हैं। अभी वो इलेक्ट्रॉन्स है पदार्थ में, जो पदार्थ है उसमें 90% हिस्सा खाली है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा स्पीड से घूम रहे हैं, सब वैज्ञानिक तथ्य हैं कि वहाँ खालीपना आपको दिखता ही नहीं। मात्र क्या है कि सिर्फ चेतना बहुत ज़्यादा स्पीड से घूम रही है, कहो कंपित हो रही है। लेकिन फिर आगे धीरे धीरे विकास क्रम में वो कंपन कम होते जाते हैं, और मनुष्य में आकर एक तरह से वही कंपन अपने कुछ अनुभव को इकट्ठा कर लेते हैं, या कहो धीरे धीरे विकसित होकर कुछ सीख लेते हैं। और फिर उन कंपनों की संख्या जो कि इलेक्ट्रॉन्स में बहुत ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे मनुष्य आते आते वो एक तरह से बहुत ही कम हो जाती है, और फिर उसको अपना कुछ एक तरह से अवेयरनेस आ जाती है, और यही कंपन उसके एक तरह से मन कहलाते हैं। और इन कंपनों में ही अब तक जो ये मन है, जो अस्थायीपना है, जो एक तरह से अनुभव और जानकारियों का जो संग्रह है, इसी का नाम एक तरह से मन है। और जब यही मन पूरा रुक जाता है तो इसी का नाम चेतना हो जाता है। और अभी की स्थिति में अभी ये दोनों तरफ काम करता है, यानी मन पर भी करता है, चेतना पर भी करता है, यानी दोनों पर गतिशील है। मतलब क्या है कि कंपित भी रहता है, सीखता भी, और कभी कभी रुक भी जाता है थोड़ा थोड़ा। और इस बारे में तो गुरुजीएफ ने एक बार एक बहुत अजीब बात कही थी, जो कि पूरी तरह सच है, कि सामान्य मनुष्य पूरे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चेतना का अनुभव करता है, वो भी सेकंडों में।
सारा मिलाकर 5 मिनट बनता है, ये गुरजेफ ने पिछली सदी में कहा था। कारण क्या है कि वो कभी कभी कुछ कुछ सेकंडों को रुक जाता है, यानी वो अपने होने को अनुभव करता है कि वो चेतना का अपने रुकने का, स्थिरता का एक तरह से अनुभव करता है, वरना तो वो गतिशील ही रहता है। और इसी कारण ये जो उसकी गतिशीलता है, कभी कभी रुकता है, कभी कम निर्विचार आता है, कभी ज़्यादा विचार चलते हैं। इसी कारण से हमारा मन, जो कि सच में चेतना का ही दूसरा नाम है, वो एक साथ दो काम नहीं कर सकता है, दो चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकता, या कहो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। और ये एक बार बार का एक तरह से साइंटिफिक प्रूव्ड फैक्ट है कि मन दो काम एक साथ नहीं कर सकता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मूलतः वह चेतना है, मूलतः वह एक है, भले ये भी कंपन भी। तो इस पूरी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरे ढंग से कि पूरा ब्रह्मांड चेतना की ही विभिन्न अवस्थाओं व रूपों का मिला जुला एक अति विराट समुद्र जैसा भंडार है। और चेतना के हर तल व हर अवस्था के अपने नियम और संभावनाएं हैं। और ये सारा का सारा पूरा ब्रह्मांड एक चेतना का सागर, एक दूसरे से सभी अवस्थाएं स्टेजेस जुड़ी हैं, सब एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, होते रहते हैं, और सबका सब एक तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। और यही फिर धीरे धीरे चलते चलते चेतना एक मनुष्य की योनि तक एक तरह से एक विकसित अवस्था में आ जाती है। और यहाँ कुछ चीज़ें और समझने की हैं कि ये अपने से नीचे की अवस्थाओं को, उनके नियम गुण आदि को जानकर उन्हें अपने ढंग से उपयोग में लाती है, जैसा कि हम प्रकृति को लाते हैं। वो भी चेतना है लेकिन हमसे कम विकसित हैं, हम उनका उपयोग करते हैं तरह तरह से। और मनुष्य की चेतना अब तक, जब तक कहो, ऐसे ही उपयोगों में उलझी रहेगी, यानी प्रकृति के उपयोगों में ही उलझी रहेगी, उसी का उपयोग करती रहेगी भिन्न भिन्न तरीकों से। तो वो एक तरह से ये जो दूसरी चेतनाएं हैं नीचे की, निम्न चेतनाएं पदार्थ की, इनसे गुणात्मक रूप में वैसी की वैसी ही रहेगी। सिर्फ परिमाण की मात्रा में, यानी क्वांटिटी की मात्रा में तो अधिक है, लेकिन क्वालिटी वही है जो कि तो। और जब आगे के विकास क्रम में की ओर गतिशील होगी तो फिर वो गुणात्मक रूप से एक तरह से भिन्न हो जाएगी। और उसको आप वर्टिकल एक तरह से इवोल्यूशन भी कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं कि ऊर्ध्वागमन के शब्द जैसे आते हैं। और ये जो विकास क्रम इस तरह का चल रहा है, ये एक तरह से अनंत है, और इसे कभी कोई भी आज तक न पूरा समझ पाया। इसीलिए नेति नेति के शब्द भी चलते हैं अध्यात्म में, और सच में उसे समझने की पूरा ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत तो बस इतनी है कि हम अगले तल तक पहुंच जाएं, यानी एक तरह से जितना जागरण हम यहाँ पर कर सकते हैं शरीर में, उसे हम मोक्ष कहें, कुछ भी कहें, उसको हम हासिल कर लें। और उस तक जाने की ही, अगले तल तक जाने की ही बात है। यही हमारे इस मनुष्य जीवन का कहो उद्देश्य है। इस प्रक्रिया में एक बात और समझने अनिवार्य है कि यह जागरण सिर्फ और सिर्फ आप पर ही निर्भर है। यानी आपके पास अब तक यात्रा में धीरे धीरे, इसको हम दूसरे ढंग से समझते हैं, दो चीज़ें पैदा हो गई हैं। एक है एक्टिव होने की योग्यता, यानी कुछ भी कर सकने की, या को कुछ भी सोचने की, या कुछ भी चाह सकने की आप में एक अक्षमता तो ये पैदा हो गई है। और जैसे ही आप कुछ चाहते हैं, यह चाह तरंगों में पूरे ब्रह्मांड में एक तरह से फैल जाता है, और फिर वैसी ही दूसरी तरंगों से, या को उसी फ्रीक्वेंसी की दूसरी तरंगों से मिलकर फिर आप पर ही आता है। यानी जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं एक तरह से। इसका भी कई तरह से लोगों ने, जानने वालों ने बातचीत की है। और ये सारा हमारा कॉन्शियस माइंड है। यहाँ तक कुछ सोचना करना, फिर उसका ब्रह्मांड में तरंगों का जाना, और फिर वैसे ही तरंगों के साथ जुड़कर फिर हम पर ही वापस आना, और फिर हमारे वापस आकर हमारे ही मन से चला है कॉन्शियस माइंड, और फिर हमारे ही मन पर आकर गिरता है, उसके पैसिव भाग में गिरता है जिसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं। और फिर ऐसा गिर जाता है जैसे कि एक बीज उर्वर व सही नमी युक्त ज़मीन में एक तरह से गिर जाता है पौधा बनने के लिए, और फिर वहाँ पर वो पौधा बनने लगता है। और ज़मीन को इससे कोई मतलब नहीं होता कि बीज फूलों का है या कांटों का है, क्या है। और यह जो पैसिव पार्ट एक तरह से, इसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह भी हमारे ही मन का एक गहरे का एक हिस्सा है। और इसमें भी एक बात समझने की है कि जितनी समग्रता से हम कोई चीज़ करेंगे,
कोई विचार, कोई भाव, कोई कर्म, वो उतना ही जल्दी हमारे ऊपर लौट कर आता है, उतनी गहराई से हमारे सबकॉन्शियस में गिरता है और उतनी ही जल्दी उसके, या कहो उतने ही ठोस रूप से उसके परिणाम फिर आते हैं। और इस सब के एक तरह से आप ही मालिक हैं। हर चीज़ आपको ही सीखनी है, पानी है। पूरा ब्रह्मांड उसमें सिर्फ और सिर्फ सहयोग करता है। आप ब्रह्मांड व अपने चेतन मन, अचेतन मन के जितने भी नियमों को प्रैक्टिकली जान लोगे तो वैसे ही बन जाओगे। यानी जैसा कहोगे, इसको मोटे तौर पर एक सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। कोई यहाँ पर आपको रोकने वाला नहीं है, कहीं कोई बैठा नहीं है। सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटाइजेशन है। इसीलिए परमात्मा का एक नाम स्वयंभू भी है। और यदि इस समग्र को हम एक तरह से समर्पण के भाव, विचार, स्वीकार के, धन्यवाद के, अहोभाव के भाव से विचार भेजेंगे तो बड़ी साफ बात है कि उधर से लौट कर वही बढ़कर उसी के परिणाम में फिर हमें शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा अस्तित्व का, और जागरण आएगा। और यदि हम नकारात्मक भेजेंगे तो बड़ी साफ बात है वैसी चीज़ें बढ़कर फिर हमारे ऊपर आएंगी, दुख, तनाव, बेचैनी सब आएंगी। और इस सिस्टम में कोई यहाँ किसी को या कहो अस्तित्व को कोई धोखा नहीं दिया जा सकता। यहाँ सब जुड़ा है, मालिक आप हैं। आपका चेतन मन पूर्ण स्वतंत्र है, आप जो चाहो बन जाओ। बस यदि ज़रूरत है तो मन व ब्रह्मांडीय नियमों के समझने की, व एक तरह से उनके मैकेनिज्म को जानने की है और फिर उन्हें अप्लाई करने की है। यही चेतन मन जो कॉन्शियस माइंड है, एक दिन यही चेतना बन जाता है जिस दिन ये समझ जाता है, रुक जाता है। अभी ये बह रहा है पानी की तरह, एक जगह रुकता नहीं, कंपित रहता है, बार बार इधर उधर बदलता रहता है, चंचल है। और जिस दिन यही पानी की तरह रुक जाएगा और पानी की तरह की जगह जमकर बर्फ़ बन जाएगा, उसी दिन इसकी शक्ति भी अनंत हो जाएगी। और एक तरह से यही एक तरह से बहने से, कपने से स्थिरता की ओर जाने की सारी बात है। और यहाँ सारा चेतना का सागर है और आपके पास पावर है। और इसको बड़े मोटे शब्दों में अगर हम समझें तो ये ऐसे ही पावर है जैसे कि समाज में कोई व्यक्ति बहुत धनी है, वह धन के उपयोग के द्वारा नीचे भी जा सकता है, गलत काम भी कर सकता है, बहुत गिर सकता है, कहीं तक भी गिर सकता है, और ऊपर भी उससे बहुत कुछ कर सकता है उसकी धन के दम पर। उसको सामान्य तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि धन की एक तरह से अपनी शक्ति होती है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि यहाँ पर सब पूरा है, सब ऑटोमेटिक है, सब एक चीज़ है, सब एक महानियम चल रहा है सारा का सारा इस अस्तित्व के अंदर। और आपके लिए आप ही जिम्मेवार हैं। इस आप समझें ना समझें वो एक अलग बात है। और गलत जानकारी व एक तरह से बेहोशी के कारण आप चाहे कभी तक यहीं घूमते रहो और चाहे परम स्वतंत्रता का मजा लो, सब आपके हाथ में, मर्जी आपकी है। और चेतना सभी तलों पर पूरे अस्तित्व में कहो विकसित हो रही है और धीरे धीरे विकास क्रम चला है। यही इवोल्यूशन है। सिर्फ मनुष्य के पास ये एक तरह से उसको छूट है या कहो उसके पास अक्षमता है कि वो चाहे तो इसको बहुत जल्दी पार कर सकता है सारे मामले को। उसके पास ये शक्ति है कि वो बहुत जल्दी कर सकता है, इवोल्यूशन के बाहर एक्स्ट्रा रूप से जा सकता है। वरना प्रकृति में तो ये सब घट ही रहा है और इसका इवोल्यूशन का न कोई आदि है न अंत है। आप चाहो तो अभी भी पूरा जाग सकते हो, आपके सिवाय कोई आपको रोक नहीं रहा। चाहे धीरे धीरे जागो, चाहे एकदम जागो, चाहे बहाने बनाते रहो, इसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और इस विषय में उपनिषदों का एक स्पष्ट कथन है, हम सभी ने पढ़ा है कि यह सरल से भी सरलतम है और यह कठिन से भी कठिनतम है। सब कुछ आप पर निर्भर है। और यदि इस विषय में सबसे ज़्यादा सटीक व विज्ञान सम्मत कोई थ्योरी है इस जिस टॉपिक पर हम बोल रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ महावीर की अनंत की थ्योरी है, जिसका कि साफ सा अर्थ है कि यहाँ पर अनंत चीज़ें अनंत दिशाओं में अनंत की ओर जा रही हैं और सब पीछे से अनंत के जगत से ही आ रहे हैं, जिसे उन्होंने निगोद भी कहा है। न पीछे कभी कोई कमी होगी और न आगे कभी कोई भीड़ हो जाएगी। सारा मामला अनंत का ही खेल है, चल रहा है। लेकिन हमारा मन और सच में कहें तो अहंकार ये मानने को तैयार ही नहीं है।
वह हर चीज़ को पहले समझना चाहता है, उसको अपने एक तरह से कोई नियंत्रण में लेना चाहता है, और यही उसका मन का हमारे एक सबसे बड़ा धोखा है जो कि हमें देता रहता है। और इस पर भी हम इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे। यदि मित्र लोग कमेंट करते हैं तो उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आशा है जो मित्र ने कमेंट किया था वो कुछ स्पष्ट हुआ होगा। यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल करें, और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी करें। आपने सुना मेरी बातों को, आप सभी मित्रों को मेरा धन्यवाद, और अंत में सभी को प्रणाम।